नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ हैं आनंद हुड्डा जी। मैं तो इनको वर्षों से भाई साहब के रूप में ही जानता हूं और पत्रकार भी रहे हैं और बहुत लंबा चौड़ा इनका राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। और कहते हैं कि जब कॉलेज में जाने के दिन थे तब ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ इनका जुड़ाव हुआ था और रोहतक में गिने चुने व्यक्तियों में से हैं जिनका चौटाला साहब के साथ इतना लंबा जुड़ाव रहा। तो आज चूँकि वो इस दुनिया में नहीं हैं तो उनके संस्मरण इनसे जानते हैं कि उनके साथ क्या तजुर्बे रहे हैं। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो आप? नमस्कार जी, हमें तो ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ आपका जुड़ाव कब हुआ? देखिए धर्मेंद्र, सबसे पहले तो हम आज उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और एक बड़ा संघर्षशील और हरियाणा में एक दिग्गज नेता के रूप में उनको, और जो जिसको एक ऐसी पर्सनैलिटी जो लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, तो उसका कल देहांत हो गया और उनको हम बहुत विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं जी। हमारे बहुत सम्मानित, मेरे व्यक्तिगत तौर पे बहुत सम्मानित, मेरे आदरणीय थे, वो पिता तुल्य थे। तो हमें काफ़ी इस बात का पूरे उस समाज को ही, ख़ास तौर पे किसान समाज को एक बहुत ही नुकसान हुआ है जी। और वो एक उसके रूप में, एक किसान नेता के रूप में, एक आदर्श के रूप में। जी। तो जहाँ तक आपने जो मुझे पूछा कि कब से है, तो जैसा आपने अभी अपनी स्टेटमेंट से कहा था, हम तो उनके साथ यूँ समझिए कि स्टूडेंट्स लाइफ में लंबे टाइम लाइफ रही हमारी। तो उस पूरे स्टूडेंट्स लाइफ में जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स, छात्र राजनीति से जुड़े रहे, उसके बाद हमने तो किसी को पहले नेता नहीं माना था। चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह के साथ हमारा यूं ही पूरा ग्रुप का झुकाव था और हम इनको संघर्षशील किसान नेता के रूप में, और कांग्रेस से काफ़ी हमारी एक फीलिंग थी कि भाई ये बेहतर आदमी है। और कांग्रेस में जितने लोग उस टाइम कांग्रेस में सत्ता में थे, उनका आम जनमानस में बहुत अच्छी रेपुटेशन नहीं थी। तो बच्चे तो बहुत भावुक होते हैं, तो हम सारा ग्रुप, क्योंकि हम किसान कम्युनिटी से जुड़े हुए थे, इसलिए भी चौधरी देवीलाल की तरफ, चौधरी चरण सिंह की तरफ हमारा सबका ही झुकाव था। तो उसी ग्रुप में स्वाभाविक है हम जुड़े। इस बीच ऐसा हुआ कि छात्र राजनीति करते थे ये एचयू में, तो बाहर गवर्नमेंट कॉलेज, डीएन कॉलेज में भी जाते थे, तो वहाँ भी हमारा जुड़ाव था, स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप थे। तो वहाँ मेरी एक अजय सिंह के साथ मेरा डीएन कॉलेज में परिचय हुआ। मेरे कुछ साथी थे टोहाना के, तो नेचुरली उनके साथ आना जाना हो गया। अजय सिंह मेरे पास आने लगे, छात्र राजनीति इकट्ठे करने लगे। तब तक हमारी कोई स्टेट पॉलिटिक्स की कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं थी, बाद में भी कमी रही। तब से ही मतलब यूँ समझिएगा कि हमारा एक पॉलिटिकल जुड़ाव जो है, हमारी फीलिंग तो उनके साथ थी। हमें जब कोई नहीं जानता था तब भी उनके नारे लगाते थे। अच्छा। जब भी चौधरी देवीलाल का कहीं जलसा होता हम वहीं जाते थे। तो लेकिन वो जुड़ाव होने के बाद तो थोड़ा एक पर्टिकुलर ये हो गया कि भाई अजय हमारे मित्र हैं उनके, और पार्टी में नेचुरली वो वही परिवार नहीं करता जिसकी सर्वमान्य किसानों में मान्यता थी। तो उसके साथ जो आपने पूछा था, तो ये जुड़ाव तो तभी से। तो आपकी चौटाला साहब से पहली मुलाकात कब हुई? चौटाला साहब से मेरी कोई स्टूडेंट्स टाइम में तो नहीं मुलाकात हुई, जब छात्र राजनीति करते थे तब नहीं। मैं 84 में 83 में एलएलबी की 84 में कोर्ट में आ गया, और कोर्ट में आए थे तभी उसी दौरान की बात है। हम एक दो सम्मेलन, बेरोजगार सम्मेलन, ऐसे थोड़ा सा हम माइंड से यूँ थे कि जो लोग थोड़े लड़ाके लोग थे उनके साथ हम जुड़े यहाँ पर। वो चौधरी देवीलाल के साथ ही थे। ये कौन से साल की बात हो रही है? ये 84 की। 84 की। हाँ, 84 में यूँ समझिए कि फिर 85 में तो बाकायदा चौधरी देवीलाल ने ये जो अपना न्याय युद्ध है उसकी शुरुआत कर दी। जो लोंगोवाल, राजीव लोंगोवाल समझौता था, उसका विरोध में यहाँ एक कमेटी बनी और संघर्ष समिति बनी, उसमें कुछ एमएलएज भी थे। और 85 में तो ये हुआ कि चौधरी देवीलाल ने रिजाइन कर दिया, कुछ और एमएलएज ने भी किया, 2 का एक्सेप्ट हुआ, और जिनमें मंगल सेन बीजेपी के नेता थे और चौधरी देवीलाल मैम से थे। इन दोनों का तो इलेक्शन हो गया। तो 85 में वो इसी विरोध में, राजीव लोंगोवाल समझौते के विरोध में, ये समझो कि यहाँ से
युद्ध शुरू हो जाता है, वो जो आंदोलन था तो वो शुरू हो जाता है और उन्होंने ये अपना रिजाइन कर दिया था, तो उसका इलेक्शन हो गया। उससे पहले हम एक कमेटी बनी थी यहाँ उसकी संघर्ष समिति जिले की, तो उसमें मैं भी मेंबर बनाया था इन्होंने और हम उसमें जुड़े थे। तो उसमें यूँ समझ लिए कि वो पूरा 85 का चुनाव हमने महम में लड़ा। मुझे याद है एक बार, बल्कि हम बहुत सारे लड़के हॉस्टल में रहते थे तब तक, हम हॉस्टल में ही थे। आगे मैंने एमए एडमिशन ले लिया था एलएलबी करने के बाद, हॉस्टल मिल गया था, हॉस्टल में रहते थे यूनिवर्सिटी के में और कोर्ट में भी आ जाते थे। तो यूँ सुन ले, लेकिन वो जब न्याय शुरू हुआ तो उसमें हम पूरे जुड़ गए। तो हम बहुत सारे लड़कों को लेके उसमें 85 के चुनाव में महम गए। महम में बल्कि जैसे मेरे को कहने लगे कि कल बाबूजी दौरा करेंगे ओम प्रकाश जी, तो कुछ 50-40 बालक और वो एक 4 व्हीलर में साथ होंगे। तो मैंने कहा भाई साहब यहाँ तो सभी लड़के तो हॉस्टल से यहाँ आ गए, फिर भी हम शायद आए थे, मेरे ध्यान है अजय सिंह भी शायद साथ, रात को 12 बजे कुछ लड़कों को लेके गए हम। कर उसमें हम सारे सक्रिय रहे और सक्रियता के साथ एक और क्राइसिस आया पार्टी के अंदर ही। ओम प्रकाश चौटाला के कुछ पार्टी में ही बहुत विरोध था, पार्टी में ही विरोध था, बाहर कम था। वो जो विरोधी लोग थे वो चौधरी देवीलाल को ये समझाने में कामयाब हो गए कि इस बार अगर आपने इनको कंट्रोल नहीं किया तो सरकार में दिक्कत आ सकती है, जैसे 82 में आई थी। 82 के कई एग्जाम्पल दिए उन्होंने, ये और बा दिया वो और बा दिया, और कई और उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी जो यहाँ पर चुनाव के बाद में 85 के चुनाव चौधरी साहब जीत गए भारी मतों से। यहाँ मंगल सेन तो हार गए थे, लाला जीत गया था यहाँ शहर में। लेकिन फिर एक नेता जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, एक्स एमएलए भी थे, वो पार्टी के ऑफिस से मिलवा दिया उनको, और वो उसी ग्रुप में थे, दूसरे ग्रुप। तो चौटाला साहब साइड लाइन कर दिए थे, साइड लाइन कर दिया, और यहाँ तक कर दिया कि आप यहाँ लोगों को पता भी नहीं हुआ, यहाँ तक कर दिया कि उनका यहाँ ऑफिस में एंट्री बंद कर दी। अच्छा, हाँ, रोहतक के ऑफिस, रोहतक के, यही स्टेट का ऑफिस था कि आप इस ऑफिस में नहीं जाएंगे। जो पुराने लोगों सबको पता है, वो पूरा ग्रुप था एक, उन्होंने ये कहा। तो तब भी आपका जुड़ाव ओम प्रकाश जी के साथ ही था? हुआ क्या, नहीं हम तो यूं थे ना कि हमें, मेरे लिए तो अजय के पिताजी थे, तो मैं तो फिर क्या हुआ कि एक सूरज सिंह पहले ऑफिस देखते थे, वो LIC में काम करते थे, यहाँ इसके थे तो स्वयंभू प्रधान, लेकिन वो इसके चौबीसी खाप के प्रधान अपने आप को कहते थे, लोग भी मानते थे, काम करते थे वो, सिर्फ कुछ ऐसा नहीं, मतलब सामाजिक काम भी करते थे, तो वो संभालते थे उसको। वो भी उन्होंने फट लाइन ला दिया। अच्छा, कि ये यहाँ कहता है कि मैं पैसे देता हूँ चौधरी देवलाल को, और अकाउंट इकट्ठा था, तो चौधरी देवलाल ने कहा कि नहीं, उसको अकाउंट से निकालो। सूरज सिंह को भी निकाल दो, वो चौटाला साहब के आदमी थे। चौटाला साहब के आदमी थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ एक ऑफिस बना लिया। ओम प्रकाश जी को एक चीज़ थी कि भाई आप सोशल जो इवेंट्स हैं उसमें तो जा सकते हैं, पॉलिटिकल नहीं करेंगे, खासतौर पर इस एरिया में 1-2 जिलों में मेरे ख्याल से। तो वो फिर कभी आते तो किसी गृह प्रवेश है या किसी को नामकरण हुआ बच्चा, उसमें आते थे कभी कभी। एक किस्सा मुझे याद है कि मायने को पोता हुआ था, उसमें आए थे बलवंत मायने जी। हाँ, तो वो जब आते थे तो सूरज सिंह ने एक ऑफिस लिया था यहाँ तहसील के सामने, ऊपर था कमरा वो, तो उसमें नीचे भी थी थोड़ी बहुत दलान सा और ऊपर कमरा था, वहाँ हम जाते थे, या उसकी कोठी पे। तो वह टीम वो थी जो चौधरी ओम प्रकाश के लिए यहाँ थी, 10-12 यहाँ अलग से थी, अलग थे, वो वहाँ जाते थे। एक आधा ऐसा था तो दोनों जगह जाते थे। तो उसमें सूरज सिंह कहते थे ये बलवंत जो ना वहाँ भी जाता है, हमारे पास भी आता है। उन्होंने कहा ओम प्रकाश जी को मैंने बुलाना है, वो मेरे नामकरण है पोते का, तो उसका भी मजाक की बात है, एक बताऊंगा मैं आपको। तो वो फिर जो है यहाँ हम आने लगे। मैंने किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ। मैं तो यूँ तो था कि चलो लीडिंग सा था मैं, और ठीक ठाक था, मेरी सारे सम्मान किया करते जो लोग वहाँ जाते थे। लेकिन ये है कि मैंने कभी उनको ये नहीं बताया कि मैं ओम प्रकाश के मेरे कोई और रिलेशन भी है। अच्छा। ना मैंने ये कहा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ दिक्कत आएगी, तो वो ना मैंने ये कहा कि उनसे मेरे का जैसे मेरे रिलेशन है या मेरे कोई, मैं तो वहाँ ये मानता था अब ये सूरज सिंह तुम्हारे पास आते हैं ये बस हमारे ग्रुप के आदमी, या इनसे उनकी नहीं बनती है। तो हम वहाँ बैठते थे, तो उसमें वो कहते भी थे
ये सूरत सिंह वो बड़े बोले थे, तो वो कहते थे कि यहाँ हम 9 रत्न हैं ओम प्रकाश चौटाला के। अच्छा। एक तो मैं सूरत सिंह, 2 पैसे की सूरत नहीं मेरी। अच्छा। एक ओम प्रकाश पत्रकार थे, हाँ हाँ बहुत ही पुराने आदमी थे। हाँ, किताब भी लिखी उन्होंने, हरियाणा के हृदय से। हाँ, वो कमाल आदमी थे, वो लर्नड आदमी, वो स्टेट्समैन में उर्दू के सब एडिटर रहे थे। और पत्रकार भी चौधरी देवीलाल ने उनका नाम रखा था। वो उन्हें पत्रकार कहने लगे कि उनको मुझे बता रहे थे एक बार कि मुझे स्टेटमेंट्स के अखबार में से ले आए जब 84 का चुनाव डिक्लेयर हुआ, तो वहाँ मेरे को बोला चल पत्रकार जी वहाँ चल, तो वो पत्रकार कहने लगे, सब पत्रकार ही पड़ गया उनका, पुराने साथी थे उनके। तो वो कहते थे ये ओम प्रकाश पत्रकार, हमें पता ही नहीं लगा कौन से अखबार में काम करते हैं। अच्छा। सूरत सिंह कहते सूरत सिंह। एक ये कहता है ये रघुवीर पहलवान है, ये इसने कब लंगोट बांधा हमें पता नहीं, बोर का था एक। हाँ। तो ये कलाधारी है, बोला ये इसकी कौन सी कला करी है मुझे पता नहीं है। तो ऐसे नाम लेता था कोई। और गिनाओ कुछ। एक आनंद हुड्डा है, बोला ये नाम आनंद है, पड़ोस में भी चैन भी होता था रहता मेरे बारे में सब होता था। तो ये कहता था ये 3 मेरे चेले हैं। अच्छा, 3 चेले हैं, 4 3 7 हैं। नहीं 4 नहीं, वो 9 थे। अच्छा। वो मेरे याद नहीं है अभी, और 3-4 लोग थे। 9 रत्न थे रोहतक में हैं। वो कहता मेरे हम 9 रत्न हैं और 3 मेरे चेले हैं। अच्छा। कहता मेरे चेले हैं बुधराज, यमराज और धनराज। कहता धनराज के पास तो जेब में चौनी नहीं होती कभी, और यमराज से कभी मुस्सी नहीं बनती, और धनराज को बुधराज को बुद्धि नहीं है। तो बोला टीम तो हमारी तो है जैसी भी है। ये सारे चौटाला साहब के आदमी ये हैं। चौटाला साहब के, वो बैठक में वहाँ बैठते थे, जो जगदीश कॉलोनी में मकान था वहाँ बैठते थे, चौधरी साहब आते थे खास तौर से। तो वो एक और किस्सा है वो, जब वो, हाँ तो वो आपने जो पूछा था वो तो है ही कि तब मैंने नहीं बताया। जब सरकार बन गई, वैसे चौधरी साहब मुझे पसंद करते थे, मैं आता था, नौजवान में ही था उनमें, सब में बात करते में, वो करने में, उनको ले जाने में लाने में। तो वो फिर जो है उनको भी नहीं पता था कि ये इनके रिलेशन को अजय के लिए इनके दोस्त हैं, मैंने नहीं बताया कभी। बस वो इतना ही था कि ये हमारे बड़े अच्छा नौजवान है, समझदार है। तो मुझे कभी आते जाते वो किसी खाना होता है गाड़ी में, मेरे हाथ सर पे कंधे का हाथ रख के चले जाते, आज आनंद खाएंगे, उनको नहीं पता था। फिर पार्टी सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद में वो संगठन बना युवा लोक दल का। अजय मेरे को एक बार कहने लगे, 1 साल की बात है या सिलसिला पता नहीं, तो वो बोले आनंद बता कहाँ करेंगे उसमें संगठन में। बाबूजी उनको बना दिया अध्यक्ष सरकार बनने के बाद, चौम प्रकाश को पार्टी का अध्यक्ष। चौधरी साहब तो चीफ मिनिस्टर बन गए, अध्यक्ष बन गए, तो ये पार्टी का दफ्तर उनके अंडर हो गया। उन्होंने फिर अपना आदमी रख दिया, वो तो चले गए जो पहले बैठे थे। सूरत सिंह की एंट्री दोबारा होगी, सूरत सिंह की एंट्री होगी और चौधरी साहब की होगी। चौधरी साहब ने अपना ओपीसी बाद में भी उसमें ईओ रिटायर हुए, वो ले लिया। वो स्टूडेंट लीडर भी थे, मेरे साथी थे, एचयू में प्रधान भी रहे, उनको उन्होंने सेक्रेटरी लगा दिया पार्टी ऑफिस पे। तो हमारा पूरा हम ही थे। वो एक बार फिर बाद में जब सरकार बन गई और मैं भी युवा लोक दल का वो बना दिया अध्यक्ष जिले का। अच्छा। और वो कह रहे थे कि वो स्टेट का अध्यक्ष किया जाए, ने करी थी बात, कहता वो लेकिन बाबूजी ने किसी का तय कर दिया। हम तो ढीले ढाले आदमी था, मैं कहा नहीं इस बात की लॉबी करूँ था मेरे को क्या बना दो, लेकिन मेरी गलती है कि मैं उस पर मान गया, नहीं तो पार्टी में भी हो जाते। हम तो सीनियर हो गए थे, कोई बच्चे थोड़ी थे, 10 साल तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करी थी, एक पहचान थी मतलब प्रदेश में। तो लेकिन चलो कोई नहीं, हो तो पार्टी में तो कहीं भी वो कर दिए, कोई बात नहीं। तो फिर हम एक दिन कभी सरकार के बाद फिर एकदम इकट्ठे मिले, अजय सिंह इकट्ठे जैसे बैठे, उसने कहा बाबूजी मेरे बहुत स्कूल कॉलेज टाइम के दोस्त हैं आनंद, तो और तो ये कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद तो अपने बच्चे की तरह ही वो समझते थे, मतलब और ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होगी ना। पहले दूसरी थी, फिर वो ये भी हुई कि अजय ने और भी बहुत कुछ कहा होगा, अकेले कहा था अजय बोले एक बार बाबू से मिल जाए। मैंने उनको कुछ बातें करी, अजनब उनकी। तो आप उनके साथ भी रहे ना सरकार में थोड़ा बहुत समय, कुछ प्रेस नोट वगैरह आप लिखते थे उनके? नहीं मैं सरकार में नहीं, मैं उनके साथ रहा, वो तो यूं आई आके वो तो रहता ही मैं उनके साथ रहा। अच्छा। बल्कि मेरी तो उनसे जो अनबन हुई ना
जो मेरी नाराज़गी हुई, अनबन क्या मेरे बराबर के थोड़ी ना थे, नाराज़ हो गए मेरे से। नाराज़गी नहीं हुई कि वो, हम तो उनको मानते थे पिताजी अजय के, अपने बड़े मानते थे, उनके गैप था हमारा। वो मैंने बाद में कहा भी उनको चार, वो क्या है कि जैसे वो शाम को यूँ कहते कल ये काम करना है, ये रुक जाना कोठी पे, एक दिन करने लगे। मैं बहाना लेके भाग गया, सुबह आया लेट, वो फिर तक के मैं तेरी इंतजार कर रहा हूँ, भगोना क्या मीटिंग है और तू इस टाइम आया है, ऐसे मैं कर देता। वो 88 में नहीं चाहता था कि मैं वहाँ जाऊँ। जो जेपी जो ना अध्यक्ष था, युवा लोग को बोले यार हमने वहाँ चलेंगे और उसमें उसके चुनाव में जाना, वीपी सिंह के में जो देवलाल, जो ग्रीन ब्रिगेड, ग्रीन ब्रिगेड, तो युवा आप पे नाम लग रहा है ना, क्या था वो इशू? वो बता नहीं, ये तो आप पे नाम लग रहा है ना, ये तो इनने भी कुछ ना कहा, असेंबली में बोला कि अटल जी के रूप से झूठ बोली है असेंबली में, ये कुछ नहीं, मैं बताता हूँ उसको, वो भी कहानी है। वो मेरे को एकदम कहने लगे कि हाँ बोला वो चलना है। मैंने कहा यार वो मोटरसाइकिल का इंतजाम कर दिया है कुछ 10-15, और रोहतक से बहादुरगढ़ से ये झज्जर रोहतक सब एक ही जगह था, वहाँ कुछ लड़के मैंने आगे आ जाएंगे और तुम चले जाओ, तो हिसाब से मैं हाँ मैं अगर जाना है तो फिर मैं तो हिसाब से बात करता हूँ। मैंने फ़ोन तो लैंडलाइन हुआ करते, तो मैंने हरियाणा भवन से फ़ोन किया, मैं जाऊँगा तो नहीं, मैं फ़ोन से ही करता हूँ। 82 सादा रोड पे रहते थे, MP थे वैसे तो मैंने फ़ोन किया, तो मैंने कहा वो फ़ोन लगभग जब वो पास में बैठे हो फ़ोन तो खुद ही उठाते थे, ये उनकी आदत थी चौधरी साहब की। यहाँ तक कि मैं जब चीफ मिनिस्टर बने नहीं दोबारा, जब भी मैं कभी फ़ोन करता था ना वार सवेर भी, तो खुद ही उठाते थे। खाना खुना खा रहे होते तो वो राजेंद्र उठाता था, मैं चौधरी साहब बात कराऊंगा मैं आपसे। चौधरी साहब को मैंने बताया कि जैसे ये जेपी मेरे पे जोर लगा रहा है कि वहाँ चलना है। बोला तेरे को कहीं नहीं जाना है, तूने मेरे साथ कल वहाँ एक बाई इलेक्शन उस टाइम तैयब हुसैन का भी था, फरीदाबाद का भी, हाँ था जी, 88 में उसी टाइम। तो कहता तूने कहीं नहीं जाना और मेरे साथ चलना तूने कल। अच्छा जी ठीक है। पूरे फिर जोर लगा, अरे बोला कोई नहीं, चौधरी साहब अपने कल आगे कह देंगे, सॉरी कह देंगे, तू चल। वो सोच जाते ये लड़के तैयारी नहीं हो रहे थे कि ये नहीं जाएंगे, कभी ये नहीं जाएगा तो ये नहीं जाएंगे, वो अपनी स्वार्थ में थे। वो हम तो ये समझ नहीं पाते थे लोगों को, वो तो टारगेट ओरिएंटेड लोग थे। तो वो जो है फिर अपना हम चले गए वहाँ। वो कुछ नहीं, ग्रीन ब्रिगेड कुछ नहीं थी, ग्रीन ब्रिगेड युवा लोग दल का लोग थे, वो थोड़े से गए थे, मुश्किल से 98 आदमी थे वहाँ। वो मेरे ख्याल में 47-48 मोटरसाइकिल थी, दो एक पे बैठते थे, लंबी लाइन हो जाती थी वहाँ। हम पहुँच गए थे वहाँ 6 तारीख को, देवलाल आए थे। चौटाला साहब के मना करने के बावजूद आप चले गए? मैं चला गया, मैं ऐसे करता था, वो इसलिए मेरी बात में नाराज़गी हो, मेरे से नाराज़ हो गए। नाराज़ हुए तो पर पूछना नहीं चाहिए था आपने? चीफ आया तो पूछना नहीं चाहिए, हाँ पूछ के चले गए? हाँ बस या मैंने पूछा इसलिए, शायद पहले मेरे को मना किया था, तो मैंने ये कहना था ना ये मेरे पे जोर लगा रहा है, इसलिए पूछ लिया। तो ये तो इतनी थी। ग्रीन ब्रिगेड के बारे में तो आप पूछ रहे थे, वो बताओ ना आपको क्या है ग्रीन ब्रिगेड, क्या था। तो हम चले गए, जैसे ट्रेन से गए थे, गाड़ियाँ तो हमारी गई थी आइसर के उसमें ट्रकों में। तो 6 तारीख को चौधरी साहब को आना, एयरपोर्ट से हमें रिसीव करना था। तो पूरी टीम, हम वो शर्ट हमारे पजामे भी शर्ट ये ग्रीन थे, मतलब ग्रीन पहन रखे थे, लोक दल की जैसे वो थे फॉर्म। हम वहाँ ये समझ लो कि हम रिसीव करके लाए थे उनको, चौधरी देवीलाल को एयरपोर्ट से। तो तब तक तो हम ऐसे ऐसे घूम रहे थे, कोई खास बात नहीं, 1-2 दिन पहले पहुँच गए थे। तो जब हम रिसीव करके लाए, तब अगले दिन अखबार में लिखा है कि चौधरी साहब का बड़ा रुतबा था उन दिनों पूरे देश में, किसान नेता के रूप में, बोर्ड के रूप में, और चौधरी साहब का बड़ा देश के टॉप लीडर में से एक थे। तो वहाँ जब ये हुआ, ऐसी पर्सनैलिटी थी उनकी, और ऐसे ही उनकी क्रेडिबिलिटी थी लोगों में, ये तो साफ सुथरे आदमी हैं, बूढ़े आदमी। तो वो वहाँ से चले तो वो एक नई रंगत सी आई, मतलब आगे 48 मोटरसाइकिल थे वो, और दो लड़के हरे कपड़ों में, और एक पूरी लाठी का हम रखते थे झंडा, उसमें 1 मीटर का झंडा, और एक पूरी जैसे पूरा साइज होता है लाठी का, उस साइज में डाल के रखते थे, वो पीछे पकड़ता था। तो वहाँ जो है अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, सब अखबारों ने लिखा। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये थी हेडलाइंस फर्स्ट पेज पे कि
देवीलाल ग्रीन ब्रिगेड इन्वेड्स इलाहाबाद। कभी इन्वेड्स मतलब वो किया। तो ग्रीन ब्रिगेड का नाम तो एक्चुअली में अखबार ने दिया, पत्रकारों ने दिया, पत्रकारों थी नहीं कोई ऐसी ब्रिगेड। नहीं, अच्छा, पत्रकारों ने दिया। उसके बाद पत्रकार ही वो जो उसका प्रधान था उसको प्रमुख कहने लगे। कौन प्रधान था उसका? प्रधान युवा लोक दल का जेपी था ना, जेपी ग्रीन ब्रिगेड प्रमुख हो गया। उसने प्रमोट करा, उन्हें उसको खाया पूरा कि भाई ग्रीन ब्रिगेड इसी नाम पे टिकट लिया। फिर मंत्री भी चंद्रशेखर, उन्होंने बनाया नहीं, चंद्रशेखर ने बना दिया। तो कोई दंगा फसाद तो नहीं किया आप लोगों ने वहाँ पे? नहीं, हम तो चुनाव लड़ा। अच्छा। चुनाव में मतलब कंपेन किया, जैसे चोई साहब के घूमे, चोई साहब के साथ एक माहौल सा फिजा ही बनाई, और तो हमने कुछ नहीं किया। दंगा करने की हमारी कहाँ पोजीशन। तो फिर ग्रीन ब्रिगेड का नाम ऐसे कैसे लिया जाता कि ये तो गुंडागर्दी का नहीं, वो यहाँ इन्होंने ये जो यहाँ आ गए ना, फिर वो ग्रीन ब्रिगेड का नाम चला ना, फिर यहाँ भी वो कहने लगा, तो इन्होंने फिर यहाँ बताया कुछ किया इन्होंने। तो वो जो ब्रिगेड में ज्यादातर साथी आपके थे? वो हम सारे ही थे उसमें, साथी यहाँ से तो हमारे ही थे, रोहतक सोनीपत से, रोहतक भद्रपुर से, तो अच्छा, बस यही थे, या पानीपत से थे कुछ लोग, जींद से तो 2 ही आदमी थे, यो था, एक कोई मनोहरपुर का था, 1-2 कुछ अम्बाड़ा के लोग थे, मोहन सिंह ये, तो ये बाकी तो कुछ नीचे लोग थे ना। कुछ 1-2 पानीपत से भी थे, पानीपत से ज़्यादा थे। हाँ, वो कस्तूरी लाल आहूजा कहते थे, वो कस्तूरी लाल दी गड्डी है, वो उसने कुछ मोटरसाइकिल दे दी होंगी। एक वो है साहूकार आदमी है, पेट्रोल पंप वगैरह है जिसका, होटल आटल है। खैर वो जो ओम प्रकाश के 2 नज़दीकी होते थे, इसलिए इस तरह के लोग जो व्यापारी लोग होते हैं, सरकार जिसकी बन जाए तो रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो इस तरह की मदद करने की कोई बड़ी बात नहीं थी, तो उसने इस तरह से थी, वो उसका नाम आता था। तो खैर वो उसका तो इतनी बात है, वो तो कभी फिर उसके ऊपर अलग बात करेंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से लास्ट मुलाकात आपकी कब रही? हाँ, तो उनके साथ तो मेरे फिर लंबे रहे ना। जैसे ये बात होगी, फिर 89 का जो चुनाव है ना, उससे पहले मैंने 1-2 और गलतियां मेरे से हुई, उनका कसूर नहीं है, मेरे से बहुत लगाव रखते थे। फिर वो 1-2 बार मैं फिर बोल पड़ता, एकदम इकट्ठे हम थे, उस पर भी वो नाराज हो गए थे मेरे से। वो आपने नाराज ज्यादा किया उनका? हाँ, एक बार क्या हुआ कि हम सुबह चले यहाँ से लड़कों को लेके हम यहाँ पहुँचे फरीदाबाद। जनता दल का विधिवत वो होना था, कुछ लोगों का डिक्लेरेशन होना, जनता दल बना ना फिर, जैसे वीपी सिंह के नेतृत्व में। तो जनता दल में जैसे ये थे अजीत सिंह, चंद्रशेखर और ये जो देवीलाल, 1-2 और नेता, ये शामिल होने थे। मतलब एक मंच बनाना था। एक वो मतलब उसको ये समझ लो कि जिसको कहते हैं औपचारिक रूप से डिक्लेयर करना था, ऐसा कुछ फंक्शन था। तो वो बड़ा फंक्शन था फरीदाबाद में, स्टेडियम में था शायद वो। और चौई साहब जो ना खुद वो थे, ये स्टेज सेक्रेटरी जो संचालक, मतलब स्टेज के, देवीलाल जी खुद? नहीं, ओम प्रकाश यहाँ के अध्यक्ष थे ना, तो वो थे और वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उसको वहाँ। तो मेरी ड्यूटी लगा दी इधर, जैसे वो स्टेज के इधर एक साइड वीआईपी जो वो थी, वहाँ मेरी ड्यूटी लगा दी। कह दिया भाई तू यहाँ खड़ा, यहाँ देख इनको चढ़ने मत देना। और 1-2 लोग बैठे, एक तरफ से बंद थे, 2 जगह थी एंट्री, वो एक तो वो थी, एक साइड में थी। बाकी स्टेज पर तो जनरल अलाउड नहीं था, वो तो साहब अनाउंस भी कर रहे थे बार बार। तो वो बाई चांस क्या हुआ, आज भी मुझे याद है, गयालाल जो है, ये जो उदयभान का बाप, वो उदयभान तो एमएलए था और गयालाल वाइस प्रेसिडेंट था पार्टी का, पूरा एमएलए था जी। तो वहाँ रख दो उधर रख दो। थैंक यू। तो वो स्टेज पे चढ़ने लग रहा। उससे पहले एक वो क्या नाम है, वहाँ मंत्री थे, पलवल से एमएलए था, क्या नाम था, पंजाबी था वो, उसका नाम भूल गया मैं, पलवल से एमएलए था और मंत्री था जी। वो भी चढ़ गया। तो वो बाई चांस जब गयालाल जी चढ़ने लगे तो ओम प्रकाश जी ने देख लिए इधर से, और ज़्यादा फर्क थोड़ी ना, इतनी दूर खड़े। वो एक बजेंद्र होता था यहाँ के फरमाना के, उसको कहने लगा बजेंद्र ये इनको कौन चढ़ा रहा है भाई ऊपर, ये जो मैं कितनी बार अनाउंस कर रहा हूँ। हाँ, उससे पूछा तो उसने ये कह दिया कि जी आनंद हुड्डा चढ़ाने लग रहा है। आपकी ड्यूटी हो रही थी? मेरी ड्यूटी थी। और वहीं से मेरे को आवाज़ मारी, आनंद का बच्चा सुन, ये किससे पूछ के क्यों चढ़ा रहे इनको,
मैं कितनी बार अनाउंस कर लिया चॉइस, इसी टोन मुझे मैं बोल रहा हूँ, कितनी बार मैंने अनाउंस कर लिया कि ऊपर सिर्फ स्टेट प्रेसिडेंट बैठेंगे और नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर किसी भी पार्टी के, बाकी नहीं आएगा कोई। तो मैं बोला जी एक तो वाइस प्रेसिडेंट, मैं हाँ पहले तो मैंने कहा कि जो आप बोल रहे हो इनको नहीं सुनता के ये जो चढ़ रहे हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी का जिसका काम है, एक मंत्री है, ये आपकी बात नहीं सुन रहे और अभी भी आप कहते हो तो हाथ पकड़ के उतार दूंगा। फिर ऐसी कुछ बातें मैंने वहाँ बात हुई, फिर बोला नहीं बस ठीक है आगे से नहीं चलने देना है। तो शायद मैं समझता हूँ उधर भी नाराज हुए होंगे क्योंकि मैं इस टोन में ही बोला। अच्छा मैं सुबह से वहाँ बैठे हैं 12-1 बज गया है, चाय तक पी नहीं, आदमी वैसे भी हो जाता है यार मैं सिंसियरली काम कर रहा हूँ। खैर वो तो अपनेपन में कह रहे थे मुझे, तो मेरा ये कुछ चीज़ के साथ ये इस तरह की कुछ बातें रही, लेकिन हमारी और बहुत बातें अच्छी भी रही। तो वो ये कहते थे कई बार मुझे, ये लोग कह देते ना उनके बारे में, तो वो पूरा मुझसे ये पूछते थे भाई आनंद ऐसा है, राजनीतिक डिस्कस भी करते थे मुझसे और बहुत सारी बातें करते थे, अकेले होते थे तो बहुत सारी राजनीतिक चर्चा करते थे। उनको सीखने का बहुत मतलब चेष्टा थी, कोई चीज़ नहीं मुझे पता लगे, और जितना हमें पता था हम उनसे शेयर करते थे। और एक दिन कहने लगे कि मैं रोहतक आऊँगा और कुछ लोगों को जोड़ो आनंद, कुछ नौजवानों को जितना हो सकता जोड़ो। मगर जी जोड़ेंगे, और गैर जाट को जरूर जोड़ो मैक्सिमम, उसमें वो जोड़ लगाते थे। अच्छा। एक दिन मैंने, और वैसे ऐसे आदमी थे कि एक दिन मैंने यहाँ रोहतक आए थे, रेस्ट हाउस में मैंने 8-10 वकील मिलवा दिए जो मेरे साथ से के नौजवान थे सारे, उनमें 2 कांग्रेसी भी थे और कांग्रेसी के थे, वो कांग्रेस में जाते आते होंगे, टिपिकल भी होंगे, ज़्यादा ही उनके जुड़े होंगे। वो मेरी किसी ने पीछे से एक ने कह दी, मुझे पता है वो किसने कहा, तो उसने कह दिया कि ये जो आनंद ने मिलवाए नहीं, मैं तो कई तो कांग्रेसी हैं। मुझे कुछ नहीं कहा, उसको वहाँ जो पास बैठने वाले बता रहे थे, उसको कहने लगे और आदमी पाकिस्तान से आएंगे क्या, कांग्रेस से ही आएंगे हमारे पास, पॉलिटिकल आदमी थे कांग्रेस में क्या हमारे पास है। उसका मुंह बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। वो कमाल आदमी थे, वो किस कभी जिस आदमी को पसंद करते थे ना वो उसकी चुगली नहीं सुनते थे, किसी की हिम्मत नहीं, मतलब एक उनके अंदर जबरदस्त क्वालिटी थी। ये तो लोग तो बहुत कानों में कच्चे हैं ना पढ़ाई के, नहीं वो नहीं सुनते थे। वो बोले था तू बताएगा, क्यों किसी की ऊँ करता तू बताएगा क्या मुझे, ये कमाल चीज़ थी उनमें। एक उनमें ऑनेस्टी बहुत थी, मतलब वो आपके प्रति जो बोल रहे हैं तो आपके प्रति ऑनेस्ट है, मतलब यूँ नहीं लोग क्या कहेंगे वही सोचेगा यार मैंने इसके साथ अब ऐसा नहीं किया तो ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। वो इंडिविजुअल तौर पे भी अपनी पर्सनैलिटी को संगवा के रखना चाहते थे कि किसी के माइंड में ये ना हो कि मैंने किसी के साथ चीट किया या मैंने किसी को झूठ बोला। ये कमाल की चीज़ थी उस आदमी में जो नेताओं में नहीं होती। और नेताओं हमने तो देखी नहीं, हमने बहुत लोगों के साथ काम भी किया, हमने नहीं देखी, ज़्यादातर तो डुप्लीकेट ही हैं। वो नहीं थे, ऐसे नहीं थे, साफ सुथरे आदमी थे। और कई लांछन होंगे, कई आरोप होंगे उन पर, और थे कड़े थोड़े से वो, लेकिन विरोधियों के लिए कड़े थे, वैसे नहीं थे कड़े अपने। मैं तो मेरा अपना उनके साथ जो तजुर्बा है, मेरी सब कुछ बात होने के बावजूद भी फिर मैं जब सरकार थी चीफ मिनिस्टर बन गए वो 89 में, और तब भी चीफ मिनिस्टर बने उस दिन पहले दिन हम उस कोठी में ही सोए थे। मैं राजेंद्र साहड़ थे, उनके पार्टी चीफ थे वो। तो उस दिन बल्कि उनने विधायक दल के नेता चुने गए, हम वहीं थे हरिना भवन में। रात को देर हो गई, 11 बज गए, को कमरा उमरा था नहीं, ये मिल गया अभय सिंह। हमने कहा बिल्लू भाई वो यार को कमरा उमरा देख यार, तो हमने तो कुछ जगह नहीं मिली, हम तो इधर उधर सोच रहे थे मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला कमरे तो सारे पार्लियामेंट और सब लोग आए हुए हैं मिलने से, आता तो कमरा नहीं है। मगर उन्होंने बोला थे तो अपने घर के आदमी भाई साहब, चलो घर चलो। हम जाके कोठी में पहले भी सोए थे, उन्होंने जाके एक सामने तो सोम प्रकाश का रूम था बराबर आना, उन्होंने खोल दिया, रजाई गिर दी हमारी सर्दियों के दिन, तो वहाँ सोए थे। स्वयं प्रकाश अकेले बैठे थे उसमें और वो कुछ पढ़ रहे थे, या तो जोड़ तोड़ कर रहे थे अगले दिन का कि जो हिसाब बनेंगे तूने मुख्यमंत्री शपथ लेनी है, तो अपनी तैयारी तुरी कर रहे थे। हालांकि तब शायद मुझे लगा था चलो हम तो जाके सो गए थे, तो कम बोल ले वो, नहीं तो बोलते थे। और कम बोल ले इसलिए कि वो पिछले कुछ दिनों से मेरे से नाराज भी थे। मैं नाराजगी उनका पता लग जाती, मैंने अब कहा मैं दामा साहब आपकी नाराजगी, तो मैं कब कहा? ये अब मैदानता में एडमिट थे ना, अब बीमार, अब मिलने गए थे। हाँ।
तो किसी बात में मगर नहीं आप नाराज़ हो गए थे और ये तो क्या बोला बोले? नहीं आनंद ऐसे तेरे से नाराज़गी, मगर आपको जितना मैं जानता हूँ नाराज़गी तो आपके तो चेहरे पे आ जाएगी नाराज़गी, आप तो छिपाते नहीं नाराज़गी। ये मेरी बात हुई थी। तो खैर वो उस टाइम तो ये बात थी कि फिर वो चीफ मिनिस्टर बन के मैं रोक पी सी आ गए उनके पास, चीफ जो जिस दिन शपथ ले ली उन्होंने चंडीगढ़ शपथ ले आई जाके, और हम वहीं उसमें 82 साधा रोड पे कोठी में मिले दोनों में, उसको समझा के ले भाई तू देख लियो क्या पूछेंगे क्या करना है क्या बनना है। वो एडिशनल पॉलिटिक्स सेक्रेटरी लगा दी। अच्छा। मैं ही बैठा चाय इकट्ठी पी सब कुछ हुआ, मेरे से नहीं पूछा। हाँ कई बार जो है ना नाराज़गी मेरे को पता लग जा रही थी कि पहले तो मैं कहता था यूँ काम कर लिया, बोले ना तू चल यहाँ कोठी पर रुक जा रहा कल करना है, मैं यूँ कह देता ना चोई साहब वो मेरे मरीना भवन था वो काम था मैंने और मैंने वो कर लिया है, वो मैं जाऊँगा। बोला अच्छा। फिर वो कहता वो है मैं मगा जी वहाँ काम कर रहा हूँ। बोला अच्छा। फिर वो मेरे को वो जो अधिकार से बोलते थे ना वो छोड़ दिया था। काफ़ी साल रही वो नाराज आपसे? नहीं लास्ट 2-4 महीने, 89 चुनाव से कुछ महीने पहले। ये भी मुझे बादली से यहाँ मीटिंग थी उनकी तो चुनाव था तो साहब लड़ रहे थे चुनाव यहाँ पार्लियामेंट, तो तब तो ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ से मैं सारा देखता था यहाँ भी, और वहाँ भी बादली में मेरे स्टेज से आवाज़ मारी कि आनंद जी तू वहाँ उसको बोलना डॉक्टर मंगल सेन आ जाए तो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। यानी तो ऐसी भी बात नहीं थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर बने तब वो ज़्यादा उनका रूखापन सा लगा ना मुझे। वो आए तो उनको तो OPC आग को तो उन्होंने कहा भाई बता अफसर लगना है कि सरकार में रहना है, मेरे से नहीं पूछा। मैं ही पास में बैठा था ना, मैंने कुछ कहा, जो कि उनको से देखा लिटरली तो मुझसे ज़्यादा काम लिखते थे बताते थे और मुझ पे विश्वास भी ज़्यादा करते थे जताते थे, और मैं खूब उनके अजीज़ उनमें था नौजवानों में खास तौर से। तो बस वो फिर या हम कम पॉलिटिकल थे इस तरह पॉलिटिकल इस पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स कहते हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं जानते थे हम, ये चीज़ें अनाड़ी थे थोड़े से उस थोड़े मामले से में ना। नो स्टूडेंट लीडर है ना, हमने तो कभी किसी को नेता माना ही नहीं था, और चोई साहब को मानते थे। हमें वो इनके जो इस तरह के डिसिप्लिन थे हमें आते भी नहीं थे। हम तो जैसे अपने पिता के साथ व्यवहार होता था उसी अधिकार से हम रहते थे वहाँ। चलो खैर वो फिर वो एकदम मैंने पता लगा, फिर चुनाव आ गया, 6 महीने रह गए, मैं तो गया नहीं कभी। 1-2 शुरू में उनके जो दौरे थे उसमें मैं साथ था, तो वो कम बोल लेना मेरे को बुलवाया कहीं जनता दल की मीटिंग हुई, मेरे को ना मेरा नाम लिया, मैं समझ गया नहीं क्या। बाद में अजय सिंह ने मेरे को कहा कि कम से कम मेरे को बताता सही कोई शिकायत थी, कोई बाबूजी ना आते मैं बात करता। बोला आप ही छोड़ दिया कौन। फिर मैंने आना जाना बंद कर दिया। मैंने जर्नलिज्म किया था, हमने एक पेपर शुरू किया है इवनिंग डेली, और उसमें कौन सा पेपर शुरू किया ना? रोहतक पोस्ट, संडे रोहतक पोस्ट। अच्छा। बहुत पॉपुलर रहा यहाँ। ये मेरे लिए नई जानकारी कि रोहतक में कोई संडे पोस्ट भी निकलता संडे था। पोस्ट निकाला हमने, और वो 1-1.5 साल चला, लेकिन भाई नहीं मिले, फिर मैं बंद करना। क्योंकि रोहतक में सक्सेस रही नहीं अखबार ज़्यादा। तो ये सब चीज़ रहा उनके साथ। फिर यूँ कभी कभी मेरे को मिल गए वो उनको लगाव तो था। मेरे को कई बार 1-2 आदमी मिले जो मुझे ये कहते थे, एक तो ये बहादुरगढ़ वाला मुझे मिल गया था, मैं जी में ज्वाइन कर लिया था तो मुझे बहादुरगढ़ मिल गया, बहादुरगढ़ रहता था मैं, तो मैंने 94 में जी धनखड़ जी की बात कर रहे हैं? नहीं धनखड़ का एक वो, अरे उन्हीं के थे वो पार्टी के काम देखते थे वो। अच्छा। बहादुरगढ़ के थे वो, पार्टी का काम देखते थे। बलबीर सिंह लोहरहड़ी वाला, वो चेयरमैन भी रहे, चोई साहब के नज़दीक रहे बाद में। उस टाइम वो जब तो वो कोई मामला था नहीं जो हम थे, फिर वो जाते थे कहीं काम को, मीडिया में वो देखा करते, छुट्टी में जाया करते रोज़। तो बोला मैंने बताया कि चोई साहब मेरे को आनंद मिला था आज, तो बस में मिल गए मुझे, वो बस में जाते थे वो भी। तो बोला वो कहते वो बोला अगले दिन कह रहे थे, चोई साहब कह रहे थे कि यार आनंद को लेके नहीं आया, तो कई बार बोला याद करते हैं। एक दिन मुझे यहाँ मिल गए पार्टी दफ्तर में, ये खड़े थे परमजीत और ये संत कुमार, उस दिन आगे चोई साहब यहाँ आगे से गाड़ी आ गई। कई बार मास्टर हरी सिंह कहते थे मुझे चोई साहब याद करते हैं। फिर वो अल्टीमेटली आगे उन सबको कहते रहे भाई आनंद तो मेरे से रुष्ट हो गया था, बड़ा नौजवान है फलाना है। चल मैं मीटिंग करने लगे, अच्छा चोई साहब बताया जी तो वहाँ जी में है दिल्ली, मतलब चलो मिलना कभी।
उन दिनों किसी को बताया होगा ना, विकास पार्टी ज्वाइन कर ली, करी थी मैंने, लेकिन मैं फिर वहाँ ज्वाइन कर लिया था। एक बार करी थी तो उनको वो होगा विकास पार्टी में चले गए थे? हाँ वो था ना, तो वो फिर सुरेंद्र के साथ? सुरेंद्र के वो मेरे रिश्तेदार था ना, उसी वजह से चले। जयप्रकाश जी? जयप्रकाश। अच्छा। तो वो फिर जो है तब वो मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं तो वहाँ ज्वाइन कर लिया था। तो इसलिए उनके दिमाग में वही था कि भाई विकास पार्टी, क्यों गाड़ी में से उतरे ना दूर, हमारे मुँह में स्कूटर खड़ी थी, तो गाड़ी में से उतरे तो वो फिर पैदल आई इतनी दूर से, तो मैं खड़ा था आगे, हंसने लगे, भाई विकास पार्टी का क्या हाल है? मैं ठीक है जी। मैं तो बस ऐसे ही, वो दूसरे ही बहुत बोलने लगे जी, आनंद तो वहाँ है। तो ये उनके साथ ऐसे मेरे थोड़े मीठे मीठे से रिश्ते रहे। फिर क्या हुआ कि वो तो इसके बाद तो आप आगे सुनिए, जहाँ यही बात है, तो आपने पूछा था ना उसके बाद में। फिर एक दिन 96 के चुनाव से कुछ दिन पहले मैं यहाँ जी के बाद में मेरे को आई वाज ट्रांसफर टू सिटी केबल, और सिटी केबल का मैं यहाँ का डायरेक्टर था रोहतक सेंटर का। और वो जो सेंटर थे ना, 4 सेंटर, वो पानीपत, करनाल, हासिल, हिसार, इनका मैं इंचार्ज था प्रोग्रामिंग उस टाइम। बाद में तो मैं पूरे का इंचार्ज रहा। तो मैं ये प्रोग्रामिंग की कोऑर्डिनेट करता था। मैं वहाँ प्रोग्रामिंग के लिए जो इसका तो मैं पूरा डायरेक्टर था। यहाँ मैं सीटिंग में बैठता था। एक दिन कोई मेरे साथी आ गए बहादुर से, उसका कोई इसका एम्प्लॉयमेंट में नाम आया होगा, और वो निर्मला राठौर जो है वो डीओ थी, तो वो उनका हस्बैंड इनका वर्कर था बाहर गोहाना से। वो बोले यार ऐसे ऐसे चौटाला साहब से ये काम है, वो कह देंगे। मैंने राजेंद्र बुलाया, साहब ये पार्टी चीज था। मगर यार ऐसे बोला, चोई साहब का आज वहाँ प्रोग्राम है, वो मैसेज है मेरे पास, और वो मुझे कह भी रहे थे, हमारा चल भाई पानीपत चलते। पानीपत का रैली थी और लाइव प्रोग्राम था सिटी केबल पे। तो मगर चलो चलते हैं, कोई नहीं। मैं गया तो लाला जो था वो इनका जवाहर गोलर का साड़ा था वो, तो ये तो मैं बहुत बड़ा आदमी समझते होंगे, छोटा सा उसमें बैठे थे। वो लाला खड़ा हो गया था, उसका बॉस था। बोला हमारा सेठ क्या कर रहा है भाई, आ जा। बोला चोई साहब, बोला आ जाओ चाय ना, तो आप बैठो। चोई साहब बैठे थे। मगर आ जाओ अंदर, मैं स्टूडियो में जाऊँ और देखता हूँ फिर उसके बाद। तो वो फिर अंदर थोड़ी देर में ही आ गए। मैंने इनका इंटरव्यू किया, चोई साहब का लाइव इंटरव्यू मैंने किया। लाइव इंटरव्यू करने के बाद में फिर वो थोड़ी देर बैठे वहाँ, चाय वाय पी या पता नहीं, कुछ बच्चे थे उनको फोटो खींचने लगे, और अब मैं आ गया अपनी गाड़ी में। इतने में ये भाग्य आया मेरे पास, राजेंद्र साहब के चोई साहब बुला रहे। तो वो खड़े, कोई 10-20 आदमी खड़े गाड़ी के पास। मैं गया तो वो चाबी दिया है उसको, मेरे साथ जो आया था बातू, मगर गाड़ी की चाबी ले तू और ले आना गाड़ी पीछे, हो सकता है ये कह नहीं मैं अपने साथ ही, मुझे पता है मेरे बैठा लेंगे साथ। वही बनी कि आप आनंद आ जाए गाड़ी, बैठ, कहाँ चला गया था, बैठ बात करेंगे। चल पड़े, 8 मरला से दफ्तर था, 8 मरला से समझो चल पड़े मेरी गाड़ी पीछे, और ये दिल्ली रोड पे आ गए। जब तक बैठते ही करने लगे, और राजनीति का सुनाओ क्या हाल है। मैं बोला जी आप कह रहे थे 70 सीट आएंगी, ये तो बंसीलाल भी अभी कुछ दिन पहले रैली करके गए, वो कह रहे 70 सीट आएंगी। और देख मैं वैसे टिकट मांगता था बंसीलाल से उस टाइम, इनके इनडायरेक्ट सी जयप्रकाश के थ्रू, वो से तो वहाँ था मैं। तो बोला नहीं उसको मुगालता रहे तो ठीक है। ये मेरी बातचीत हुई गाड़ी में। बंसीलाल जी को मुगालता रहे तो ठीक है? हाँ, चोई साहब बोले बंसीलाल को मुगालता रहे तो ठीक है। कौन साल की बात कर रही हैं? 96 के चुनाव से पहले, चुनाव से पहले 2 महीने पहले की बात। तो मैं कहा नहीं, आपने एक कर रखा दोनों तरफ से ही कि बीजेपी को बहुत भारी कर दिया है, कभी आपसे मीटिंग करती है बीजेपी, कभी उससे बार्गेनिंग करती है। अब मैसेज चला गया लोगों में कि बीजेपी का समझौता जिसके साथ हो जाएगा सरकार उसकी वो बना लेगा। ये तो हिसाब से काम है। बोला तो मैंने तो इतनी लंबी रस्सी फेंक रखी, मेरे याद है पूरे डायलॉग्स। तब मैंने तो इतना लंबा फेंक रखा है, बंसीलाल तो कराई कोई नहीं उसमें, और मैं करूँ कोई नहीं। आपने जो फायदा है, बंसीलाल अलग लड़े, कांग्रेस लड़ेगी, और ये बीजेपी अलग, तो आपने तो फायदा है उसका। तो ये फीलिंग थी उनकी। मैंने कहा चोई साहब समझौता उसका HVP से हो गया। तो बंसीलाल तो 1-2 बार ऊपर कहा गया था उनसे, बार्गेनिंग करते थे। हाँ ये भी कहा कि हार्ड बार्गेनर है बीजेपी वाले।
तो चोई साहब ने कहा हार्ड बार्गनर है, मतलब उसका समझौता हो गया है। बोला हो नहीं सकता। फिर मैं बता दी मेरे रिश्तेदार हैं वो जाते हैं उसमें नेगोशिएशन में। जेपी दलाल की वजह से। हाँ, मैंने वो मेरे को बताया कि बात होगी फाइनल। चुप हो गए फिर, इनकी स्ट्रेटेजी टूट गई ना वहाँ। तो बोले कि अच्छा ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मैं बोला जी आप यूँ करो, आप बीएसपी से समझौता कर लें। आपने ना तो वो स्पीच बदलने की जरूरत है, लड़ाई भी लुटेरे कमरे की रहेगी, किसान की मजदूर की, और वही जो आपका स्पीच है यहाँ कारगर है, और वो राजनीतिक लाइन भी आपकी कारगर है। तो मगर आप बीएसपी से समझौता कर लें, उससे तो होगा भी नहीं। बस फिर सोच के बोले यार भाई आनंद ये तो कांसीराम का भी ऐसा ही है, ये है वो। फिर उन्होंने बार बदल दी, उड़ा के वहाँ तक पहुँच गए वो कांसीराम तक कि कैसे हो सकता है। फिर वो बोले कि बस ऐसा ही यार राजनीति में तू मेरे से रुष्ट हो रहा है। मैं जैसे बैठा था बीच में, चोई साहब इधर बैठे थे एक तरफ में, और मैं बीच में बैठा था वो, और मैं बैठा था इधर राजनगर गाड़ी में। इतने में वो तू भी मेरे कहने लगा, तू भी रुष्ट हो रहा है मेरे से। मना चोई साहब के रुष्ट आपसे, कोई रुष्ट नहीं। मैं तो हम तो बच्चे थे जब, और हम तो नित्य आपको ही मानते थे, लेकिन आपको हम अजय का पिताजी भी मानता था, इसलिए गैप था आपसे, इसलिए हमारी कंपनी नहीं बन पाती थी आपसे, इसलिए मैं भाग जाता था ना। जैसे मेरी शाम की कंपनी नहीं बनती थी, तो कुछ हम थोड़ा इंडिपेंडेंट से रहे लाइफ में, अपनी तरह से रहना खाना। बागी स्वभाव था आपका। बागी सा स्वभाव था, हाँ अब भी है। तो अब जो है ना, फिर वो कहने लगे चलो कोई बात नहीं। जब मैंने यूँ कहा ना तो वो अभिभावक हो गए, मेरे पीछे से हाथ धरे आया करते। बोला कोई ना, इस बार सरकार आ जाएगी ना, तेरे सारे वारे किनारे कर दो। तो बस इससे साथ ही जुड़ा हुआ था मैं, बस ऐसे ही निकल गया मेरे मुँह से, वह इस बार नहीं आती थी आपकी सरकार। बस चुप हो गए। फिर एक समझो 2-4 सेकंड चुप रह के बोले कि दिल्ली चलोगे ना। मैंने दिल्ली जी, अब तो ऐसे ऐसे काम आए थे। फिर बाई चांस चलो आपसे मुलाकात भी होगी, इंटरव्यू भी मैं चलो मैं कर लेता हूँ। फिर मैं चार्ज हूँ यहाँ, बोला नहीं वो मुझे पता लग गया। तो बस फिर बोला फिर ना जी हम तो आ जाएंगे, वो काम बता दिया ऐसे। तो मैं कहा रहा जो तूने करिए वो बता देना उनको, मेरा नाम लेकर मिल लेना, और वो तो बता देना। चलो वो तो उनका काम करे, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। और हम गाड़ी रोक दी भाई, उतर के भाई उतार दो। गाड़ी रोक के बोल के उतरे वो, बात करने लगे। मैं तो कहने लगे कि आनंद मिलते रहना। मगर अच्छा जी, बस यूँ करके ये मुलाकात हुई वहाँ, पॉलिटिकल मुलाकात जैसे पत्रकार के साथ। तो हम फिर आगे फिर नहीं मिले। फिर ये 98 में इन्होंने बीएसपी से समझौता कर लिया। 96 में हार गए चुनाव, बंसीलाल की सरकार बन गई। ये 98 में इन्होंने उससे समझौता किया बीएसपी से, और इनकी 5 सीट आई, 4 लोक दल की जीते और 1 नागरा जीते वहाँ से बीएसपी की अम्बाड़ा से। तो और ये लगभग 59 असेंबली सेगमेंट पे जीते। तो सरकार लग रहा था सरकार बनाऊंगी अगली। हाँ, तो ऐसा हालात थे। तो नहीं 89 उस पर जीते ना, तो 59 पे। तो ये जब मेरे ख्याल उसका फैसला हुआ भी नहीं था, पूरा गिनती भी नहीं हुई थी, चोई साहब ने क्या करा कि अटल बिहारी को समर्थन दे दिया, जो अपने लाइजन वाइजन दे दिया इन्होंने। और मेरा सरकार तो इसी की बने, जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे ये, जब तक। एक दिन फिर हमारा दिल्ली जाना हो गया, भाई साहब मिल गया मैं वहाँ, मैं उसने मिलना था राजू में, तो मैं साथ ही था। बोला चलो, मगर चलो मैं भी चल लूँगा, क्या दिक्कत होगी, मुझसे कर लेंगे। उन दिनों पीटीआई के लिए रिपोर्टिंग करता था उसमें, समझो कि 2000 तक किया मैंने, 99 2 तक। तो मैं मगा भाई कोई बात नहीं, चलते, कोई दिक्कत नहीं है, मैं
हम गए तो बड़े खुश हो गए। वो कोई उसको आ रहा था राज बब्बर उसको छोड़ने के लिए बाहर, बोला भाई छोड़ के आप बाहर ही खड़े थे ऐसे ही, तो बोला आ जाओ भाई, वो खाना खुना कह रहे थे भाई खाना बना लो बैठेंगे कोई बात नहीं है, मैं नहीं जा रहा अभी। खुश हो गए बैठ गए। एक वो खन्ना वगैरह और बैठा था उनके पास, बीजेपी का कोई JNK का, तो कहने लगे भाई और मगा जी अगर आप, हाँ मैं नहीं बोला, बोला आनंद मैं तेरी मान लेता ना, मतलब 96 में तो मेरी सरकार बनती, BSP समझौता मैं कर लेता था। मगर देख लो आप कितने सेगमेंट पे जीते हैं आप। बोला ना ये कार कर रहा है, करिए बात है बात ये है। बोले लेकिन आपने यूँ क्या किया, ये अनकंडीशनल समर्थन अटल बिहारी को दे दिया, उसके साथ आपने नहीं किया था। बोला नहीं हम कांग्रेस को रोकने के लिए किया ऐसा सब। मगर ना ये तो कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। चलो कंडीशनल दो, आपकी पार्टी जो आपका वोटर है वो तो नहीं मानता, इतने कहने लगे ये वाइस प्रेसिडेंट है BJP के, मगर BJP के खिलाफ नहीं हम, लेकिन आपका जो वोटर है ना वो BJP को अपनी पार्टी नहीं मानता। BJP के साथ करो, चलो कांग्रेस को रोकने के लिए ये यूं ही मेरी उनसे बात हुई, मगर उसको रोकने के लिए करो, लेकिन वो कंडीशनल हो, ये बताओ कि मैं अपने स्टेट के और किसान के हित में ये फैसला दे रहा हूँ, ऐसी बात होगी। बोला वो तो मैंने किसान की कितनी बातें होती हैं, आप उसका विरोध नहीं करते। बोला नहीं मैं करता हूँ, मगर अखबार पढ़ते हैं हमने, हाँ ये करती है, वो ही समर्थन दे रखा है उसने, ममता ने, उसका आता है रिजेंटमेंट कई बार। खैर इसने देखो कमाल की बात होती है। फिर एक बात और हुई, और मगर ये व्यापारी मिलन क्या करने लगे आप, ये व्यापारी मिलन तो आपकी पॉलिटिक्स ही नहीं है। बोला नहीं इससे कुछ लोग जुड़ेंगे, अरे जो साहब जोड़ो 100 आदमी को चाय पियो व्यापारी में बात, आपकी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी किसान नेता की है, जो देवलाल की किसान नेता की थी, आप उससे डेविएट मत हो। मगर लालू जो हिसाब में बढ़ाया था, लालू तीसरी बार सबको ले ली, जेल से भी ले ली, क्योंकि वो पिछड़े की पॉलिटिक्स करता है, वो डबल नहीं करता, वो ठाकुर के साथ नहीं करता, ब्राह्मण के साथ नहीं करता, वो पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी तो लालू भी नहीं रहेगा। लेकिन जब तक ये पॉलिटिक्स रहेगी लालू को कोई हरा नहीं सकता। ये मेरी बात हुई उनसे, तो एकदम से बोले कि हाँ मेरी बात तो ठीक है, ऐसे कोई डबल स्टैंड बात करी थी, पंछी लाल का जिक्र करके आप ही बोले कि उसने ऐसे किया, तो ये बात खत्म होगी बस। मगर जी ऐसे नहीं है, और बाकी तो बस वो कुछ बातचीत हो गई और बोले कि चलो कोई बात नहीं है, और कुछ लोग आनंद और जोड़ने पड़ेंगे, ये जो सौदा इससे काम नहीं चलेगा। मगर ठीक है जी, अब फिर मेरे को कहा उस दिन, मिले नहीं, काफ़ी दिन से मिलता रहा, अच्छा। फिर वो ऐसा हुआ, सरकार बंसीलाल की टूट गई या तोड़, उन्होंने बना ली, उन्होंने बना ली, वो पहले ही बन गए। फिर चीफ मिनिस्टर बने तो मैंने फ़ोन किया था, तो मेरे को बुलाया उन्होंने, आपने पूछा ना लेटेस्ट तो मैदानता मिले थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर बने तब भी मैं फ़ोन किया तो बोला आजा किस टाइम आएगा। मैंने मेल से पूछा तू बता, तो मैं समझो कि मैंने कहा जी 12 बजे तक आ लेना, तो 1 बजे तक मेरे इंतजार करा कोठी पर, और वो बताया मेरे सिक्योरिटी वाले ने 2-3 बार पूछा आपको। फिर वो सूरजकुंड जाना था, जो इनोग्रेशन था वहाँ चले गए, नहीं तो मेरे लेट हो गया आप, मैं लेट हो उस दिन भी। हाँ लेट भी हो गया कि वो रास्ता कहीं काफ़ी टाइम लग गया, यहाँ मेरी गली अकेला नहीं, वो 2-4 और गए गाड़ी में, तो वो फिर वो आगे वो वहाँ से हरियाणा भवन आगे वहाँ खाना खुना खाया, तो इतने में पता लगा तो साहब आ रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं, तो अलर्ट होगी सिक्योरिटी। इतने में पता लगा कि वो तो कोठी पे चले गए, तो हम कोठी पे फिर गए, हमने खाना खा लिया था, ये खाना खाने लग रहे थे, तो गए तो बस आनंद लग खाना खा लो, मना खाना खाए, पक्की बात मंगा ली। फिर इतने खाना खा लिया उन्होंने, इतने में ये कोई वहाँ की बात कर रहे थे, ये उस पर टीवी टॉक थी, उसका टाइम था, एक वो विनीत पुनिया लगा रखा था, एक एडिशनल पॉलिटिक्स सेक्रेटरी था, वो वहाँ गया हुआ था। फ़ोन वोन का ये सिस्टम था नहीं, मोबाइल का, तो वो इतने उसने पूछा उससे, वो उसका सिक्योरिटी वाला था, उसने अरे वो कहाँ है भाई, बोला जी वो वहाँ से, बोला फ़ोन आया जी वो वहाँ बुला रहे हैं, 3:45 बजे टॉक है, बैठे थे। बस चलते हुए फिर हम जब चलने लगे
तो बोला यार ये कोई बात हुई क्या, उसको धमकाया इसने, तो मेरे से बात तो करवा उससे, मेरे से क्यों नहीं कराई तूने, तेरे को कह दिया मेरे से क्यों नहीं बात कराई, बोले तो धमकाया। फिर वो बोले चलते आना, बस बोला आनंद चल आ जा, तो अच्छी बात बताओगा, चलेंगे साथ चल। तो मैं साथ चला गया, इसने वो लड़के बाहर निकले, मैं उठ के आए, कई 4-5, ये प्रताप राठी भी था साथ में, डिवाइड बनाया, तो ये कई जने उठ के आए। तो बोले लड़के माँ जी मेरे साथ है, कोई नहीं गाड़ी ही माँ, बोला अच्छा कोई बात नहीं। हम चले गए, वो कौन सा रोड है, वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे है टीवी उसका, गए तो ऊपर जो है, फिर हम कौन सा फ्लोर पे गए उससे लिफ्ट से, और वहाँ पब्लिक रूम में जब गए तो थोड़ा बहुत वो कर रहे थे, इतने वो विनीत बोला हाँ उसको बता भाई पढ़ के सुनाओ के, वो स्पीच लिख रहा है, बोला बंद कर इसने, तूने मेरे से बात करी, इस पे क्या कुछ एक आधी चीज ऐसे तू लिखेगा, मैं बोल दूंगा इसको। बोला जी बाप जैसा था मैं, अरे मैं कब कह रहा हूँ, तू मेरे सामने तो यूँ कह रहा हूँ, तूने 2-4 पॉइंट तो मेरे से, तूने वहाँ फ़ोन किया, मेरे से पूछना चाहिए था, मैं स्पीच इतने में बात ही हुई। बोले स्पॉन्टेनियस तो नहीं करने देंगे, तो साहब बोले भाई मैं वैसे ही बोल दूंगा। बोला जी वो तो नहीं, बोला मैं एक बार चंद्रशेखर जी के साथ गया था, तब तो लिया था उनका। बोला सर प्राइम मिनिस्टर बोला, बोले जी नहीं तो हम स्पीच लेते हैं, उसका एक फॉर्मेलिटी होती है, रिकमेंड होता है हमारे उससे, और फिर आप बोल लेंगे उसको। क्योंकि मैंने अपनी थोड़ी शानपत अपनी वो करी ना, मैं चलो मैं इसकी लॉगिंग कर दूंगा और आपको यूँ कहीं लिखवा के दे देंगे, जो चोई साहब बोल लेंगे मैं लॉगिंग करके दे दूंगा आपको। बोला नहीं जी ऐसे नहीं, तो इतने वो धमका धमकू फिर हम बोला चलो वापस हरियाणा भवन चलते हैं, तो स्पीच तो वहाँ तैयार करना था। वापस आ गए, हरियाणा भवन आए तो वो इतने 5 बजने वाले थे, बज गए या पता नहीं, वो स्टेनोग्राफर नहीं मिला, डिक्टेशन देनी थी, तो पीआरओ घूम रहा है इधर उधर, वो धमकाए, ये बांगड़ आके बल्कि बैठ गया कुर्सी पे, पैड लेके, बोला चलो साहब चलो बोल लो मैं लिखूंगा। बोला अरे डॉक्टर मैं तो तने साड़ा आदमी मालूम था, तुम स्पीच लिखे जाते हैं क्या, उन्हें धमकाने लग रही, इतने वो डिक्टेशन आ गया। बोला जी आ गया, वो पीआरओ ढूंढ लिया उसको, फिर वो डिक्टेशन हुई, चोई साहब ने स्पीच भी लिखे करवाया। फिर वो बोले कितने में, बोला मेरे को कहीं जाने नहीं देते, वो मेरे किन्ना के यहाँ चाय थी, अब पहले कहा इतने बजे थी, मैंने कहा, बोला चलो फिर कल आनंद करवा लो इसको, और फिर बोला मैं 7-7:45 बजे टाइम दे आ रहे थे ना आएंगे, बोला 7 बजे फिर वहाँ चलना है एक बार। बस वो मेरे दाब ये मेरे साथ आ रहे, तो मैं तो वो यूँ तो कह उस टाइम तो फिर वो उसमें बाहर वो जो शिव सूट के बाहर नहीं मेन सी वो गैलरी है, तो उसमें मैंने कहा चलो चल ये तो हो लिया, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, और मैं तो रोहतक जाना है फिर लेट हो जाएगी। बोला अच्छा जी रोहतक जाना है क्या, बोला हाँ, जैसे नरम से उसमें मैंने बोला चलो फिर कोई बात नहीं, बस ये तो हो जाएगा कोई बात नहीं है। अच्छा बोला चलो कोई नहीं, मैं अपने घर आ गया। तो ये मेरी मुलाकात, फिर कभी कभी मैं उनसे फ़ोन पे बात करता था, कर लेते थे हाँ, और फ़ोन पे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं देर सवेरे भी कर लेता था। एक बार वो यहाँ पीजीआई में एडमिट हो गए थे, तो मैंने फ़ोन किया तो राजेंद्र ने उठाया, बोले ऐसे चोरी साहब तो उसमें रूम में, थोड़ी कुछ 1 घंटे बाद फ़ोन आया, हाँ बोला आनंद बता, मैं मुझे मिलना आना चाह रहा था। बोला नहीं तू आ जाएगा, इतनी दूर ये डॉक्टर मिलने नहीं देंगे तुम्हें। तो एक बार ये सी बात भी हुई थी, कई बार लेट सवेरे भी उठते थे, उनका कभी कोई नहीं है, वो अलग बात है, मेरे को चाहते थे वो बहुत कुछ देना सत्ता में भी, लेकिन वो आप ले नहीं पाए। मैं उससे उनसे मतलब का कोई कसूर नहीं है मेरे से। मैं फिर एक इंटरव्यू किया, उसमें नाराज़ कर दिए वो, मैंने वो जैन टीवी के लिए वो करते थे इंटरव्यू मैंने किया, उसमें भी नाराज़ हो गए मेरे से। फिर मेरे को इधर कहने लगे, मतलब मैं समझ गया वो चुनाव था वहाँ का यमुनानगर का, तो उस दिन मेरे को बोले और पत्रकार महोदय, मैं कहा नाराज़ हो गया मेरे से, वो थोड़ा कड़ा ले लिया मैंने इंटरव्यू से, तो वो 2-4 सवाल कड़े पूछ लिए, फिर वो पत्रकार कहने मैं समझ गया मैं कोई कर इस तरह की बात। पत्रकारों से अक्सर नेता नाराज हो जाते हैं अगर सवाल थोड़े सख्त पूछे जाएं, उसे थोड़ा न्यू मार के, वो तो मैंने अपना मानते थे अजय की वजह से, मेरे को पत्रकार के हिसाब से थोड़े ना उसके ताल्लुकात थे, मेरे तो वो अपना मानते थे और बड़ा भारी भरोसा करते थे। आप देखो ना, मैं विकास पार्टी ज्वाइन किया, उन्हें बड़ा रिलेशन है, और मेरे को वो स्ट्रेटेजी भी बताने लग रहे कि भाई गाड़ी में कि भाई मैं तो जब राजी हूँ, जब ये किसी का हो नहीं इसमें, जब अपने फायदा है,
तो वो एक यूनिक पर्सनालिटी थी, जो नेता ऐसे नहीं होते हैं ये, तो अलग व्यक्ति थे वो। अलग व्यक्ति। वैक्यूम तो बनाया उनकी जाने से हरियाणा की पॉलिटिक्स में। बिल्कुल बिल्कुल, वैक्यूम तो उसी दिन से, जिस दिन उनको जेल हुई थी उस दिन एक पार्टी के अंदर, हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक ऐसे नेता जिनका अपना एक एग्जिस्टेंस था, जिसकी अपनी बात का दम था, जिसका अपना एक विचार था किसान नेता के रूप में, वो उसका वैक्यूम तो उसी दिन से, जिस दिन से उनकी जेल हुई। और वो भी एक ऐसे आदमी थे, पार्टी के अंदर भी बाहर भी, वो भी अब उसके शिकार हुए, काफ़ी उनके खिलाफ प्रचार हुआ, क्योंकि वो ऐसी पर्सनलिटी थे कि वो मैनोर करने वाले आदमी नहीं थे, सीधे आदमी थे। इसलिए कुछ विरोधियों ने उसके तरह तरह के प्रचार रखे उनके खिलाफ, कुछ वो थोड़े हार्ड भी थे इसमें, तो वो किसी को रगड़ा लगा देते थे वो। हाँ ना, रगड़ा भी, पॉलिटिकल विरोधियों को रगड़ा बहुत लगाते थे वो। ऐसा रगड़ा भी किसी को नहीं लगा, लेकिन पॉलिटिकल जो विरोध करे उसको आने से रोकता हो, और उनके साथ वो जीव दूरी कैसे करेगा, ये नहीं करते थे, मनाते नहीं थे किसी को। तो उसको तो भाई वो नेचुरली उसको अवॉइड तो करेंगे, उसमें दो राय नहीं। ये लोग कहते थे, ये सही बात, कि जो चौधरी देवीलाल के साथ जो उसके विरोधी थे, जो उसका मौका आया तो कोई छोड़ा नहीं, काली भेड़ कह के निकाल दिया उन सबको, धीरे धीरे आप ही छोड़ गए। ऐसे हालात भी रहे। अच्छा, आखिरी में तो मुख्यमंत्री जो बने ना, वो उसमें केवल वो कुछ उनका किस्मत ही साथ दे रही थी, नहीं तो हालात नहीं थे। हम तो साथ थे ना, क्योंकि सारे एमएलए, इसके ज़्यादातर एमएलए जो है इनको नहीं चाहते थे, मतलब वो रणजीत को नहीं चाहते थे, लेकिन इनको भी नहीं चाहते थे। उसमें एक बड़ा अजीब सा किस्सा है जो कम लोगों को पता है। वो तो पूरी की पूरी टीम जो सरकार में थी, कैबिनेट में जी, वो टीम लगभग खिलाफ थे। इसके पास तो एक संपत सिंह और एक आध और बीच बिचौलिया था, ये जो मिलते थे इनसे, तो मंत्री तो सारे खिलाफ थे। पूरी कैबिनेट में दूसरे ग्रुप में थे वो, और वो दिग्गज थे देवलाल पार्टी में उन्होंने जो अपना कद बनाया वो लड़के बनाया। हाँ, आसान नहीं था रास्ता उनके पार्टी लिए। में तो चौधरी देवीलाल का जो पूरी की टीम थी ना, जो पूरी यूँ कहते थे हम चला रहे हैं सब पार्टी को, वो तो इस ओम प्रकाश के खिलाफ थे। और वो खिलाफ नहीं थे, वो इनको हर तरह से काटते। वो भी एक कमाल की चीज़ है। एक और बात मैं आपसे जुड़ी बताऊंगा इसमें, कि जब अध्यक्ष बन गए ना, तब भी एक दिन कोई डिफेमेटरी साइन के खिलाफ स्टेटमेंट थी, तो एकदम बड़े रिएक्ट कर गए वो। पहले तो हरियाणा भवन में बात, कोठी पर एक दिन, फिर यहाँ बैठे, बोला अरे ये क्या स्टेटमेंट, बोला आनंद है, बोला इनका तो कोई इलाज मानना पड़ेगा भाई। तो बोला ये 3-4 लोग तो ये चाट पकौड़ी तो खवा दी मान ने इनको, पार्टी का पैसा था, लेकिन आज भी मेरे खिलाफ जो है ना, ये मतलब बात नहीं आ रहे हैं। पहले भी लिखवाता रहा होगा, अभी भी ऐसे कुछ, ये मेरे को यहाँ बात हुई। अजय भी आ गया था, तो बोला इसका कुछ वो बनाओ। तो अजय सिंह कहने लगा जी आनंद भी तो वकील है, ये बना लेगा उसकी पूरी, वो बना ले इसके खिलाफ में कि क्या क्या ये सारा मतलब तैयार करो, इसका केस करेंगे। तो 4 लोगों की हमने चॉइस आप बोले कि 4 का यूं कर तू दिल्ली आ जा, और डिप्टी डायरेक्टर थे गुरबख्श सिंह, उसको कह दिया कि वो जितनी डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स हैं मेरे खिलाफ में। कौन दे रहा था? हैं? कौन दे रहा था डिफेमेटरी स्टेटमेंट? 4 पत्रकारों के नाम थे। पत्रकार? अच्छा, कहते ये लिखते हैं स्टोरी मेरे खिलाफ। उन 4 के खिलाफ केस करने की तैयारी हाँ, किया? नहीं किया नहीं, अच्छा, तैयारी पूरी करी थी। कौन कौन थे वो 4 पत्रकार? हाँ चलो बता ही देता हूँ क्या क्या बात है। 4 थे। यहाँ तो सतपाल सैनी था, हाँ चंडीगढ़ पवन बंसल था, हाँ, स्वतंत्र सक्सेना ट्रिब्यून का, एक जन सत्ता का राकेश गोरवाल। चारों चारों की हमने गुरबख्श सिंह के पास जाके मैंने पूरा का पूरा पिछले काफ़ी लंबे टाइम की जो कटिंग्स थी, और ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ मनगढ़ंत मतलब स्टोरीज गढ़ रखी थी डिफेम करने के लिए, विरोधियों ने करवा रखी थी। तो वो कहता उसको निकालो और इनको हम उसका डिफेमेशन का उसका केस डालेंगे, प्रेस एक्ट में भी उसमें दोनों तरह लाएंगे। मैंने एक वकील, सीनियर वकील मिलवाया इनसे यहाँ रोहतक में, ये मलिक कुंदना क्रिमिनल का बड़ा वकील था, हरबंस मालिक हरबंस मालिक को मिलवाना है, कांग्रेसी था, ये मैंने मिलवाया रेस्ट हाउस में।
फिर एक दिन वहाँ ये बोले जी वैसे चलो हम तो सलाह देंगे, बाकी कोई बात नहीं है। फिर एक दिन बोला वो मोहनता भी ऐसे कह रहा था कि यार केस के आस तो रहना दो फिलहाल। चौधरी साहब कमाल के आदमी थे, बल्कि ये कह देते थे बोले इन पर केस भी करेंगे, साल को गुस्से भी मारने हैं, रोहतक में डाल देंगे इसको। तो ऐसे आदमी थे। बहुत बातें हैं आपके पास उनकी, हाँ कई घंटे की जा सकती। हाँ बहुत बातें हैं, पता नहीं कितनी बातें। मैं तो लंबे टाइम रहा ना एकदम से तो आपको जब सूचना आई होगी आप काफी देर तक तो सोचते ही रह गए होगे। हाँ सोचते कि कमाल नहीं था, मतलब सोचा ही नहीं था ना। अभी हम तो ये कहते चौधरी साहब अभी नहीं जाने वाले, घने बहुत ही मजबूत आदमी हैं। और मैं ये सोचता था, एक दिन कोर्ट में मेरे साथी को कह रहा था, मगर यार दिल्ली हैं चौधरी साहब से मिल के आएंगे। तो बोला चलो चलेंगे एक दिन। फिर प्रोग्राम बना, 2-3 बार बना, मगर यार अब तो बुजुर्ग हो गए, एक बार मिल के आएंगे। और नहीं जा मेदांता मिला था मैं बस लास्ट में, मेदांता में एडमिट थे ना, तो तब मैं मिला था। दोस्तों आनंद हुड्डा जी के पास बहुत अनुभव हैं उनके चौधरी साहब को लेके, लेकिन अब वो दुनिया में तो है नहीं, अनुभव ही बांटे जा सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ हमने थोड़ा वक्त गुजारा हो वो उनके संस्मरण याद रहते हैं। और उनके जितने इनके संस्मरण हैं उनके ऐसा कोई जिला या ब्लॉक नहीं है जिसमें ऐसे लोगों के संपर्क, उनका बहुत नहीं होंगे, बड़ा नेटवर्क था उनका, बड़ा उनका अपना एक, हर जिले में उनके खास आदमी होते थे। मैं धर्मेंद्र जी ये आपसे और ऐड करता हूँ, वो कमाल की बात थी कि वो उनसे जो आदमी मिल गया ना, वो उनसे फिर नहीं गया। उसके अंदर एक अट्रैक्शन थी, उनका व्यवहार जो है उसमें इतनी आत्मीयता थी, जो बोलते थे ना आदमी से, और घर परिवार के से कंसर्न रखते थे। और क्या हाल है भाई, चाहे वो देहात का आम आदमी हो, चाहे अम्मी पानी पूछ लेते थे सबसे। वो मतलब आदमी को वो ये नहीं करते थे आजकल नेताओं की तरह कि मुंह मोड़े रहे, यूँ घिट्टी ना मुड़ती हो। और बड़े वो हमने देखा नेताओं को जान पूछ के नाम जानते हैं, बोलते नहीं हो। वो तो जिस आदमी को जानते थे खुश होकर उसे बोलते थे, ताकि उसकी सादत। अच्छा ये संगठन के आदमी थे, वो संगठन करता थे, उनसे सीखा हमने। वो क्या है, एक आदमी 10 आदमी लेके आ गाँव से, ये उनकी एक अलग से क्षमता थी। 10 आदमी लेके आया, वो चौधरी साहब से मिल के आएंगे। अगर उसको चौधरी साहब ना बोल दें तो वो अगली बात थोड़ी आएंगे उसके साथ। उसके साथ जोड़ने का ये कारण है, उस आदमी के साथ भी जुड़ेंगे लोग कि भाई चौधरी साहब तो चौधरी प्रकाश तो बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं इसकी, अगली बार उससे जुड़ेंगे, वो उसके साथ पार्टी। ऐसे नेता ही कम रह गए हैं अब। हाँ, उनको पता ही नहीं कि संगठन ऐसे जुड़ता है, इसलिए उन्होंने तो अपने दम पे संगठन जोड़ा है। वो तो पार्टी में तो संगठन तो केवल पूरा का पूरा संगठन, जब चौधरी साहब थे जब भी संगठन वही जोड़ते थे। वो कड़ी थी पार्टी की, जबकि उसको बहुत तोड़ने की कोशिश करी गई, और वो नहीं टूटे, इसलिए चौधरी साहब आगे बढ़ते रहे। अगर वो टूट जाते तो चौधरी साहब अगले, वो जो लोग इस पे वार कर रहे थे, चौधरी साहब कहाँ बचते थे। ये बड़ी चीज़ है इसकी, ये यहाँ इसके साथ जोड़ने की चीज़ है। आपको मैं एक बात बता रहा था कि चौधरी साहब को एक बार टॉपल करने की सोची थी अमेली से, 89 से पहले ही। यूँ कि अब मुख्यमंत्री पहले ही बना लो, बाद में तो हो सकता है कि ये किसी और को चौधरी साहब ओम प्रकाश को बना नहीं पाते, कि एमएलए इकट्ठे थे, लगभग 60 एमएलए थे जो मतलब इनके खिलाफ थे, वो इकट्ठे थे। वो जो रणजीत सिंह के साथ तो इसलिए थे कि ओम प्रकाश के खिलाफ थे, बाकी वो इनके खिलाफ थे, या उस लॉबी में थे, सोचे सत्ता थी नहीं किया, वही उनकी सरकार में चलती थी। तो वो जो टीम थी, उन्होंने एक मीटिंग की सम्राट होटल में। आपने सुनी ये बात? ना जी। सम्राट होटल में एक मीटिंग हुई, उसी में तो ओम प्रकाश फिर ऊपर आ गए चौधरी साहब के दिमाग में। उससे पहले नहीं थे, पहले तो वो संघर्ष कर रहे थे। सम्राट होटल में मीटिंग की, सम्राट होटल में मीटिंग हुई एमएलए से, और उसमें ये था कि चौधरी साहब को तो ऊपर जाना है, और चीफ मिनिस्टर भी बना लेते हैं, विधायक दल का नेता चुन लेते हैं, टॉपल करने की सोची। उस मीटिंग में सब बड़े नेता इसलिए आ गए कि अब तक तेरा ही नाम आ जाए। मैं नाम नहीं लूँगा सबका, मैं कर परमपूर्णिया भी थे, तो सब ये थे तो जो बड़े नेता सोचते तुम्हारा नाम आ जाएगा। तो बात अल्टीमेटली चली भाई रणजीत सिंह को बना दो। मैंने उन्हीं में से सुनी किसी नेता ने कही, लेकिन हीरानंद आर्य कहने लगे भाई अगर इसी परिवार में बनाना है, या तो बाहर बनाओ किसी,
इसी परिवार में कोई बनाना फिर तो देवलाल से बड़ी आदमी नहीं, फिर उसको क्यों तोड़ रहे? इस बात पे फिर वो बात खुल गई, मीटिंग खत्म हो गई। चोई साहब को पता लगी ये बात है कि ऐसे ऐसे ये मूर्खता भी हो सकती है, तो फिर वो उनको वो मान लिया उन्होंने, इसलिए कर ओम प्रकाश ही ठीक है। तो फिर हालांकि एमएलए ना चाहते हुए भी इनके खिलाफ थे लोग, एमएलए विरोध करते हुए भी चोई देवलाल ने रुतबा बढ़ा था, चोई देवलाल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपने बेटे को बना लिया उन्होंने, अरुण बना लिया। दोस्तों ओम प्रकाश चौटाला जी की एक और यादें थी आनंद जी की। आपके भी अगर उनके साथ तजुर्बे हों, अनुभव हों तो आप जरूर कमेंट करके बताना। शुक्रिया, नमस्कार।